डियर यूज डिस्को, डियर यूज डिस्को। हो रहा है और हम क्रिकेट का एग्जांपल लेकर चलते हैं सारे पॉइंट्स को कनेक्ट करने के लिए। फॉर एग्जांपल अगर क्रिकेट की बात करें, कोई भी स्पोर्ट आप विजुअलाइज कीजिए तो आपको ये चीज़ें जल्दी समझेगी। मैं क्रिकेट का एग्जांपल ले रहा हूँ। क्रिकेट में भी आपका डिसिप्लिन चाहिए। अगर आप रेगुलर प्रैक्टिस नहीं करने वाले हैं, अगर आपका प्लेयर्स जो है, जो समझो इंडियन क्रिकेट टीम, अगर वो टीम के सारे प्लेयर्स आलसी की तरह बैठे रहेंगे, कभी रेगुलर प्रैक्टिस नहीं करेंगे, ऐसे ही मैचेस खेलने चले जाएंगे, तो क्या इफेक्टिव रिजल्ट मिलने वाला है? क्या हमारा जो गोल है वो सीरीज जीतने का या वर्ल्ड कप जीतने का पूरा होने वाला है? नहीं होगा, फॉर श्योर शॉर्ट रीजन कि हमने डिसिप्लिन ही अप्लाई नहीं किया, हमारे प्लेयर्स ही डिसिप्लिन नहीं है। एंड फॉर दैट रीजन यहाँ पर डिसिप्लिन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हेलो एंड वेलकम बैक टू दिस वीडियो। आज हम सीखने वाले हैं प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, ओसीएम क्लास 12th, जहाँ पर हमने ऑलरेडी कुछ वीडियोस बात कर चुके हैं, नेचर सीख चुके हैं एंड सिग्निफिकेंस ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट सीख चुके हैं। इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम जो सीखने वाले हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है आपके बोर्ड के पर्सपेक्टिव से भी, एंड काफ़ी ज़्यादा रिपीटेड क्वेश्चन भी है। मोस्ट इम्पॉर्टेंटली ये आपको बोर्ड एग्जाम में तो मदद करेगा ही करेगा, साथ ही आगे आने वाले आपके डिग्री कोर्सेस में मदद करेगा और आपके लाइफ में भी कहीं ना कहीं ये एक इम्पोर्टेंस रखने वाला है। तो जी हाँ दोस्तों, ये इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है। तो ये क्वेश्चन है अबाउट द 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट जो दिए हमें सर हेनरी फेयल ने। तो आइए जानते हैं कि ये 14 प्रिंसिपल्स क्या थे, किस बारे में थे, और सबसे पहले जान लेते हैं कि ये 14 प्रिंसिपल्स देने वाले जो थे हेनरी फेयल सर, वो कौन थे, उनकी थोड़ी एक हिस्ट्री जान लेते हैं, फिर आंसर की शुरुआत करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जैसे कि इंट्रोडक्शन में दिया हुआ है, फर्स्ट पॉइंट, हेनरी फेयल वॉज अ फ्रेंच माइनिंग इंजीनियर हु टर्न्ड अ लीडिंग इंडस्ट्रियलिस्ट एंड सक्सेसफुल मैनेजर। यानी वो क्या थे? एक माइनिंग इंजीनियर थे। माइन यानी कि क्या, अपन जैसे कि खाने देखते हैं, जैसे केजीएफ आपने देखा होगा, केजीएफ के अंदर वो गोल्ड माइन थी। तो वैसे ही जहाँ पे हम खोद के अगर कोई चीज़ निकाल रहे हैं, चाहे वो गोल्ड हो या फिर कोल हो, ऐसी कोई भी चीज़ है जो हम अंदर से खोद कर निकाल रहे हैं, वो सारी माइनिंग एक्टिविटीज है, एक माइन कही जाती है। तो वो एक माइनिंग इंजीनियर थे जो बाद में चलकर एक सक्सेसफुल मैनेजर बने और एक लीडिंग इंडस्ट्रियलिस्ट भी बने। He started his career as a mining engineer in a French mining company and rose to the position of chief managing director। यानी कि इन्होंने स्टार्ट कहाँ से किया था? अगर आप देखो तो एक माइनिंग इंजीनियर, जो एक बहुत ही छोटी पोस्ट होती है, एंड फिर वो जब कंपनी के चीफ मैनेजिंग डायरेक्टर बन गए, तो वो कहाँ से कहाँ उनकी ग्रोथ हो गई आप समझ सकते हो। और ये सब किसके वजह से हुआ? बिकॉज ऑफ द 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट जो उन्होंने बनाए। After conducting many experiments and observation in organization, Fayol proposed a 14 principles of management which are explained in his famous book General and Industrial Administration। यानी कि उन्होंने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए अपने इनिशियल ऑर्गेनाइजेशन या एग्जिस्टिंग ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, और फिर एक्सपेरिमेंट करके उनके रिजल्ट्स को कंपेयर किया कि अच्छा ये प्रिंसिपल से क्या ये फ़ायदा हो रहा है, क्या ये रिजल्ट मिल रहा है। एंड आफ्टर एक्सपेरिमेंटिंग अ लॉट, एक्सपेरिमेंट करते करते उन्होंने ये 14 प्रिंसिपल्स बनाए, और ये 14 प्रिंसिपल्स उन्होंने अपने फेमस बुक जनरल एंड इंडस्ट्रियल एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर पब्लिश कर दिए। तो आपको याद क्या रखना है अब तक कि वो क्या थे? एक फ्रेंच माइनिंग इंजीनियर थे, फिर वो क्या बने? चीफ मैनेजिंग डायरेक्टर बने। उन्होंने क्या दिया? 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट दिया। किस बुक के अंदर दिया? उनकी फेमस बुक जनरल एंड इंडस्ट्रियल एडमिनिस्ट्रेशन। तो अगर आपको 14 प्रिंसिपल्स का आंसर आता है तो आपको सबसे पहले एक छोटा सा इंट्रोडक्शन लिखना है विद बिफोर स्टार्टिंग द आंसर, और वो इंट्रोडक्शन में आपको ये सारे पॉइंट्स लिखने हैं। सिंपल है, ईजी है, आप अपने वर्ड्स में लिख सकते हैं। ड्यू टू द कॉन्ट्रीब्यूशन इन डेवलपमेंट ऑफ मैनेजर थॉट्स, ही इज कॉल्ड एज फादर ऑफ मॉडर्न मैनेजमेंट। अब ये जो 14 प्रिंसिपल्स है ना, ये इतने ज़्यादा मॉडर्न है, इतने ज़्यादा फ्लेक्सिबल और इतने ज़्यादा यूनिवर्सल है कि आज के तारीख में भी हम इसे बखूबी यूज़ कर सकते हैं। और इसीलिए उनकी जो ये मैनेजरियल थॉट थी, उनकी जो ये एक्सीलेंस थी मैनेजमेंट को लेके, उसके वजह से उनको बोला जाता है फादर ऑफ मॉडर्न मैनेजमेंट। Fayol suggested 14 principles of management. These statements serve as a guideline for decision making and management actions। तो उन्होंने 14 प्रिंसिपल दिए, और ये जो स्टेटमेंट है, ये जो प्रिंसिपल्स है, ये एक मैनेजर के लिए गाइडलाइन बन जाती है। कोई भी डिसीजन लेने से पहले वो इन 14 प्रिंसिपल्स को रेफर कर सकते हैं और देख सकते हैं कि क्या ये प्रॉब्लम का सोल्यूशन दे सकता है, क्या ये प्रिंसिपल अप्लाई करने के बाद सोल्यूशन मिल सकता है। तो एक जनरल गाइडलाइंस की तरह ये एक्ट करता है।
तो आइए देखते हैं 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट जो हमें एक शॉर्ट कोड के थ्रू लर्न करने वाले हैं, और वो शॉर्ट कोड है आपका डियर यूज डिस्को। 14 के 14 इसके अंदर आ जाते हैं, डियर यूज डिस्को, जहाँ पर यू हम 2 बार यूज करने वाले हैं। तो यहाँ पे डियर यूज डिस्को ये आपका शॉर्ट कोड है, और आपको इसी के थ्रू 14 प्रिंसिपल्स इजीली यूज होने वाला है। क्या? डियर यूज डिस्को, डियर यूज डिस्को। पहला डियर में से डी, डियर का डी, डी स्टैंड्स फॉर डिसिप्लिन, डी स्टैंड्स फॉर डिसिप्लिन। अब बिना कुछ भी पढ़े क्लियर चीज है, एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अगर डिसिप्लिन नहीं होगा तो ऑर्गेनाइजेशन सस्टेन नहीं हो पाएगी। एंड देयरफॉर फॉयल बोलते हैं कि आपको एक डिसिप्लिन होना बहुत ज़रूरी है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। अकॉर्डिंग टू फॉयल, डिसिप्लिन इज द मोस्ट एसेंशियल थिंग इन द ऑर्गेनाइजेशन। सबसे ज़्यादा एसेंशियल थिंग अगर कुछ है एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर तो वो डिसिप्लिन है। एम्प्लॉयज़ मस्ट ओबे एंड रिस्पेक्ट द रूल्स दैट गवर्न द ऑर्गेनाइजेशन। एम्प्लॉयज़ को भी कहीं ना कहीं सारे रूल्स को मानना पड़ेगा, मान रखना पड़ेगा उसका, तभी जाके एक ऑर्गेनाइजेशन अच्छी तरीके से फंक्शन कर पाएगा। डिसिप्लिन हेल्प्स टू अचीव द गोल इन द ऑर्गेनाइजेशन। डिसिप्लिन रहेगा तो सब अपने हिसाब से उस रूल्स के हिसाब से काम करेंगे, और कहीं ना कहीं जो गोल आपने डिसाइड किया है, जो गोल ऑर्गेनाइजेशन चाहती है अचीव करना, वो कहीं ना कहीं हो जाएगा। गुड डिसिप्लिन इज द रिजल्ट ऑफ इफेक्टिव लीडरशिप। अगर आपके ऑर्गेनाइजेशन में अच्छा डिसिप्लिन है तो कहीं ना कहीं आप एक अच्छे लीडर हो। रीजन भी, अगर आप अच्छे लीडर हो तभी आप अपने एम्प्लॉयज़ को जो रूल्स दिए हैं उसको फॉलो करवा पा रहे हो। अगर आप अच्छे लीडर नहीं होते तो कहीं ना कहीं डिसिप्लिन फॉलो नहीं होता। देयर मस्ट बी अ क्लियर अंडरस्टैंडिंग बिटवीन द मैनेजमेंट एंड वर्कर्स रिगार्डिंग द ऑर्गेनाइजेशन रूल्स। एक क्लियर अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए दोनों के बीच में। किसके बीच में? एक तो वर्कर, दूसरा ऑर्गेनाइजेशन के। अगर दोनों के बीच में अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी कि अच्छा क्या रूल्स दिए गए हैं, कैसे फॉलो करने हैं, ये जब वर्कर को पता ही नहीं होगा तो देर इज़ नो पॉइंट कि वर्कर उसे अच्छी तरीके से फॉलो करे। तो ये पता होना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है वर्कर्स को भी कि क्या रूल्स और किस तरीके से फॉलो करने हैं। बेसिक डिसिप्लिन शुड बी ऑब्जर्व्ड एट ऑल लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। हर एक लेवल ऑफ मैनेजमेंट, टॉप लेवल, बॉटम लेवल, मिडिल लेवल, सारे ही लेवल ऑफ मैनेजमेंट में कहीं ना कहीं डिसिप्लिन होना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पे आपका पॉइंट खत्म हो जाता है, प्रिंसिपल्स ऑफ डिसिप्लिन, जिसके अंदर आपको ये सारे पॉइंट्स कहीं ना कहीं लिखने हैं। आई होप बहुत ज़्यादा सिंपल हो रहा है, और हम क्रिकेट का एग्जाम्पल लेकर चलते हैं सारे पॉइंट्स को कनेक्ट करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर क्रिकेट की बात करें, कोई भी स्पोर्ट विजुअलाइज कीजिए तो आपको ये चीज़ें जल्दी समझेगी। मैं क्रिकेट का एग्जांपल ले रहा हूँ। क्रिकेट में भी आपका डिसिप्लिन चाहिए। अगर आप रेगुलर प्रैक्टिस नहीं करने वाले हैं, अगर आपका प्लेयर्स जो है, जो समझो इंडियन क्रिकेट टीम, अगर वो टीम के सारे प्लेयर्स आलसी की तरह बैठे रहेंगे, कभी रेगुलर प्रैक्टिस नहीं करेंगे, ऐसे ही मैचेस खेलने चले जाएंगे, तो क्या इफेक्टिव रिजल्ट मिलने वाला है? क्या हमारा जो गोल है वो सीरीज जीतने का या वर्ल्ड कप जीतने का पूरा होने वाला है? नहीं होगा, फॉर श्योर शॉर्ट रीज़न कि हमने डिसिप्लिन ही अप्लाई नहीं किया, हमारे प्लेयर्स ही डिसिप्लिन नहीं है। एंड फॉर दैट रीज़न यहाँ पर डिसिप्लिन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दूसरा है डियर में से ई, डी हो गया। अब ई की बारी, ई स्टैंड्स फॉर प्रिंसिपल ऑफ एस्पिरिट दे कॉर्प्स, प्रिंसिपल ऑफ एस्पिरिट दे कॉर्प्स। अब एस्पिरिट दे कॉर्प्स का मतलब ही हो गया टीम वर्क, यूनियन स्ट्रेंथ। आगे देखते हैं, हेनरी फैलेस गिवन इंपॉर्टेंस ऑन टीम वर्क। अब इस क्रिकेट के एग्जाम्पल पे आ जाते हैं। अगर आपकी टीम, आपने चक दे इंडिया मूवी देखी होगी सबने, चक दे इंडिया के अंदर सबसे पहले क्या प्रॉब्लम आई थी कि यूनिटी नहीं थी टीम में। गोल्ड देखी होगी, गोल्ड में भी यही था, टीम में यूनिटी नहीं थी। कहीं ना कहीं एक क्लास ऑफ प्लेयर्स अलग हो गए थे, बाकी प्लेयर्स अलग हो गए थे, जिसके कारण जो इफेक्टिव रिजल्ट मिलना चाहिए, जो टीम वर्क के थ्रू जो आपको स्ट्रेंथ मिलती है, जो आपको एक पावर मिलती है, वो नहीं थी। और इसीलिए स्टार्टिंग में टीम को हार का सामना करना पड़ रहा था। लेकिन कहीं ना कहीं आप देख सकते धीरे धीरे टीम वर्क डेवलप हुई और एक एक्सीलेंट रिजल्ट मिलने लग गया। और इसीलिए फेवल बोलते हैं कि आपको टीम वर्क का होना बहुत ज़रूरी है एक टीम के अंदर, एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। एस्पिरिट दे कॉर्प्स मीन्स यूनियन इज स्ट्रेंथ। रनिंग एनी ऑर्गेनाइजेशन एज अ ग्रुप एक्टिविटी एंड ह्यूमन रिसोर्स आर द वैल्यूएबल एसेट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। अब यहाँ पर सारे ह्यूमन रिसोर्स के अंदर, हर एक टीम के अंदर एक यूनियन होना ज़रूरी है, एक टीम स्पिरिट होना ज़रूरी है, जिसके थ्रू एक टीम वर्क में जो स्ट्रेंथ मिलती है उसका हम अच्छी तरीके से इफेक्टिवली यूज़ कर सके। If all employees are working as a union with mutual trust, the difficulties can be solved quickly. अगर सारे ही एम्प्लॉयज़ में एक यूनिटी रहेगी, कहीं ना कहीं एक आपस में ट्रस्ट रहेगा,
एक भरोसा रहेगा, तो क्या होगा कि जो भी डिफिकल्टीज आएंगी बीच में, पूरे जर्नी के थ्रू आउट, पूरे ऑर्गेनाइजेशन में जो भी दिक्कत आएगी बहुत जल्दी रिजॉल्व होगी। Therefore, as a leader, manager should create a spirit of teamwork and understanding among employees to achieve organization goal easily. क्या होना चाहिए, एक मैनेजर को एक टीम वर्क के जो भी बेनिफिट्स होते हैं कहीं ना कहीं वो बताने ज़रूरी होंगे, एक टीम वर्क की स्पिरिट क्रिएट करनी ज़रूरी होगी, और एम्प्लॉयज़ में आपस में एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग बिठानी पड़ेगी, जिसके थ्रू आपका जो ऑर्गेनाइजेशन गोल है वो बहुत ही जल्दी अचीव हो जाएगा। यहाँ पे सेकेंड पॉइंट खत्म होता है एस्पिरिट दे कॉप्स। डी के अंदर अब क्या, डी हो गया, ए ई हो गया, अब बारी है ए की। ए से है प्रिंसिपल ऑफ अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। प्रिंसिपल ऑफ अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। अथॉरिटी इज राइट टू टेक डिसीजन। अब अथॉरिटी मतलब क्या, ऐसा बंदा जिसके पास एक राइट हो अपना डिसीजन लेने की, ठीक है, वो ही डिसीजन लेगा। क्रिकेट की वापस बात करें तो क्या है, अगर ऑन फील्ड हम बात करते हैं तो कौन डिसीजन लेगा, कैप्टन ही डिसीजन लेगा सारे। इट इज नेसेसरी टू गेट थिंग्स डन अप्रोप्रिएटली फ्रॉम सबऑर्डिनेट्स। आपके जो सबऑर्डिनेट्स है, आपके अंडर जो टीम है, उनसे काम निकलवाना ये भी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, आपकी एक जवाबदारी बनती है। बिकॉज अगर हम क्रिकेट का ही वापस एग्जाम्पल लें तो कैप्टन जो है उसको देखना है कि हाँ भाई मेरे अलावा जो 10 प्लेयर है टीम के अंदर, उनमें क्या क्या स्किल है, उनको सही तरीके से इफेक्टिवली मैं कहाँ कहाँ यूज़ कर सकता हूँ, जिससे हम एक डिज़ायरेबल रिजल्ट के थ्रू आगे बढ़े। तो ये एक कैप्टन की रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है, और यही एक मैनेजर की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है। अथॉरिटी ऑलवेज कम्स विद द रिस्पॉन्सिबिलिटी। अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी साथ साथ चलते हैं, यानी कि ऐसा नहीं हो सकता कि आपने अथॉरिटी तो दे दी लेकिन आपकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बनती। फॉर एग्जाम्पल, कैप्टन ही रिस्पॉन्सिबल रहता है मैच के रिजल्ट के लिए, चाहे टीम जीते या टीम हारे, ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी कैप्टन के ऊपर होती है। क्यों? क्योंकि उसके पास अथॉरिटी होती है सारे डिसीजंस लेने की, कब किससे बॉलिंग कराए, कब किसको बैटिंग के लिए भेजे, ये सारे डिसीजन वो खुद लेता है, और इसीलिए कहीं ना कहीं हार या जीत इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी कैप्टन की होती है। If the manager is given authority to complete a task within a given time, he should be held responsible if he does not complete the work in the given time. तो अगर मैनेजर को एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है, ठीक है, एक अथॉरिटी दी है अपने डिसीजंस लेने की, और उनको एक टाइम लिमिट दी है, तो अगर उस टाइम लिमिट में काम नहीं होता है तो ये वही मैनेजर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि काम क्यों नहीं हुआ। चाहे उसके अंदर की टीम इनफेक्टिव हो, टीम काम ना कर रही हो, लेकिन कहीं ना कहीं मैनेजर को क्योंकि अथॉरिटी दी गई है तो रिस्पॉन्सिबिलिटी भी उसी की है कि वो काम टाइम पे ख़त्म होना चाहिए। मैनेजर शुड हैव प्रॉपर अथॉरिटीज टू टेक मैनेजरल डिसीजन ऑन हिज ओन इन रिस्पेक्ट टू गोल। मैनेजर के पास अथॉरिटी होनी ही चाहिए। अगर वो डिसीजन नहीं ले पा रहा है, अगर उसको डिसीजन लेने की कोई पावर ही नहीं दी गई है, तो कहीं ना कहीं ये एक इनइफेक्टिवनेस हो जाएगी और गोल आपका अचीव नहीं होगा। तो डीआर के लास्ट पॉइंट पे आ जाते हैं। आर जो है रेम्यूनरेशन। रेम्यूनरेशन पैसा पैसा। Appropriate remuneration to staff or employees is principal to keep them satisfied financially as well as retain them for a long span of time within the organization. सिंपल चीज़ है, अगर आप फाइनेंशियली अच्छी तरीके से सेटिस्फाई कर पाओगे अपने एम्प्लॉयज़ को, तो वो आपके कंपनी में ज़्यादा टाइम तक रहेंगे। अगर कहीं ना कहीं आप उनके फाइनेंशियल गोल्स को, उनके फाइनेंशियल थॉट प्रोसेस को, उनके फाइनेंशियल नीड को अगर मैच नहीं कर पाते हो, तो वो कहीं ना कहीं दूसरी जगह पे जाएगा, दूसरे अपॉर्चुनिटीज़ को ढूंढने की कोशिश करेगा, और आपकी ऑर्गेनाइजेशन को जल्द से जल्द छोड़ने की कोशिश करेगा अगर उनको बेटर कहाँ पे ऑफर मिल जाता है तो। लेकिन अगर आप ही पहले से ही उनके नीड्स को समझ जाओगे, उस हिसाब से आप उनकी रेम्यूनरेशन चेंज करोगे, तो कहीं ना कहीं वो सेटिस्फाई होगा, सोचेगा कि ऑर्गेनाइजेशन भी मेरे ग्रोथ के लिए सोच रही है, एंड उसके लिए वो उस ऑर्गेनाइजेशन में लंबे समय के लिए रुक जाएगा। द फेयर रेम्यूनरेशन अफेक्ट्स ऑन द प्रोडक्टिविटी एंड एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस ऑफ द टोटल। अब अगर आपका फेयर रेम्यूनरेशन रहेगा, फेयर यानी कि क्या, प्रॉपर रेम्यूनरेशन, सही तरीके से स्किल एक्सपर्टीज के डिपेंडेंट आपको प्रॉपर पैसा दिया जाएगा, तो कहीं ना कहीं आपकी प्रोडक्टिविटी और आपकी एफिशिएंसी पे बहुत ही असर पड़ता है। अगर आप खुश हो, आपको जितना चाहिए उतना आपको पैसा मिल रहा है, यू आर सेटिस्फाइड, तो आप कंपनी के लिए जी जान से मेहनत करोगे, यानी आपकी एफिशिएंसी बढ़ेगी। और कहीं ना कहीं एफिशिएंसी और प्रोडक्टिविटी दोनों लिंक है, दोनों ही आपकी ऊपर चली जाएंगी। लेकिन इसका उल्टा हुआ, अगर आपको कम पैसे दिए जा रहे हैं तो आप कहीं ना कहीं बस काम करने के लिए कर रहे हो, इफेक्टिवली काम नहीं करोगे, एफिशिएंसी आपकी एकदम खत्म हो जाएगी, प्रोडक्टिविटी एकदम कम हो जाएगी, जो कहीं ना कहीं कंपनी को भी नुकसान देगा और कहीं ना कहीं
वो ओवरऑल जो कंपनी के गोल्स है वो अचीव नहीं करने देगा। द रेम्यूनरेशन शुड बी फिक्स्ड बाय टेकिंग इनटू कंसिडरेशन द स्किल, एक्सपर्टीज, नॉलेज, टेन्योर, कॉस्ट ऑफ लिविंग। यानी कि आपके पैसे जो है जो आप देने वाले हो एम्प्लॉय के किस बेसिस के ऊपर होना चाहिए डिपेंडेंट। एक तो स्किल, दूसरी एक्सपर्टीज, तीसरा नॉलेज, चौथा टेन्योर, पांचवा कॉस्ट ऑफ लिविंग, मार्केट ट्रेंड, प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। क्या उसके पास स्किल है, क्या कला है, एक्सपर्टीज, कितने टाइम से वो ये चीज़ कर रहा है, ठीक है, नॉलेज, कितना डीप नॉलेज है उसको अपने सेक्टर के रिलेटेड या अपने पर्टिकुलर स्किल के रिलेटेड, टेन्योर, कितने टाइम से वो कंपनी में काम कर रहा है, कॉस्ट ऑफ लिविंग, खर्चा कितना बढ़ रहा है ओवरऑल मार्केट में, मार्केट ट्रेंड, अगर वही एक्सपर्टीज वही स्किल सेट वाले को दूसरे कंपनीज क्या पैसा दे रहे हैं, वो हो गया मार्केट ट्रेंड। प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, आपकी जो कंपनी है वो कितना प्रॉफिट जनरेट कर पा रही है। अगर अच्छा खासा प्रॉफिट जनरेट कर पाएगी तभी कहीं ना कहीं वो अच्छी सैलरी दे पाएगी, वरना अगर आप ही लॉसेस में चल रहे हो एज अ कंपनी तो आप पैसे कहाँ से लाओगे। तो ये सारी चीज़ें आपको कंसिडर करनी है बिफोर फिक्सिंग अ रेम्यूनरेशन। अब आ जाते हैं यूज पे। डियर पूरा खत्म हो गया, अब यूज। यूज के अंदर मैंने बोला था यू 2 बार होगा। तो पहली बार क्या है, यूनिटी ऑफ कमांड। यूनिटी ऑफ कमांड नाम ही बता रहा है, यूनिटी मतलब सिंगल, कमांड मतलब ऑर्डर्स, एक ही जगह से आपको ऑर्डर आने चाहिए। ईच मेंबर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन शुड रिसीव ऑर्डर्स फ्रॉम ओनली वन सुपीरियर। एक ही जगह से आपको ऑर्डर आने चाहिए, एक ही आपका सुपीरियर होना चाहिए जो आपको ऑर्डर देगा। दिस प्रिंसिपल हेल्प्स इन मैनेजिंग कॉन्फ्लिक्ट्स एंड सॉल्विंग डिस्प्यूट्स अमंग पीपल इन ऑर्गेनाइजेशन। अब ये प्रिंसिपल से क्या हो जाता है कि आपका जो कॉन्फ्लिक्ट्स होता है, जो भी झगड़े होते हैं, जो भी आपस में डिस्प्यूट्स होते हैं, ये कहीं ना कहीं खत्म हो जाते हैं। क्यों खत्म होते हैं आगे देखते हैं। इट ऑल्सो हेल्प्स इन अवॉइडिंग कन्फ्यूजन। कन्फ्यूजन क्रिएट करने में भी ये कम करता है, आपस में कन्फ्यूजन बहुत ही कम कर देता है। क्यों? क्योंकि अगर जब आपको एक ही जगह से ऑर्डर्स आपको मिलेंगे, ठीक है, तो क्या हो जाएगा कि एज एन एम्प्लॉय यू आर क्लियर कि आपको यही बंदा ऑर्डर देने वाला है। अगर आपको 4 लोग आके ऑर्डर देंगे, ये बंदा बोल रहा है आपको ये काम करना है, ये बंदा बोल रहा है आपको ये काम करना है, तीसरा बंदा आके बोल रहा है आपको ये काम करना है, तो एज एन एम्प्लॉय आप बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हो कि भाई काम पहले किसका ख़त्म करना है। और कहीं ना कहीं वो आप तीनों का काम अधूरा छोड़ देते हो, कहीं ना कहीं तीनों काम कंप्लीट नहीं हो पाते हैं, और इसीलिए आपस में क्या हो जाता है, कॉन्फ्लिक्ट्स हो जाते हैं, डिस्प्यूट्स हो जाते हैं और एक कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाता है। लेकिन आपको एक सिंगल बंदा ऑर्डर देने वाला है, आपको पता है कि इसी की बात सुननी है और यही आपको ऑर्डर्स देने वाला है, बाकी किसकी बात सुनने की ज़रूरत नहीं है, बाकी किसका काम करने की ज़रूरत नहीं है। तो आप एक क्लियर हो जाते हो, आपके माइंड में कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा, कन्फ्यूजन नहीं होगा तो कॉन्फ्लिक्ट्स नहीं होगा, कॉन्फ्लिक्ट्स नहीं होगा तो डिस्प्यूट्स नहीं होंगे। तो यहाँ पे यही सब चीज़ यहाँ पे लिखी है। और लास्ट एक पॉइंट है कि आपके पास एक हायरार्की होनी बहुत ज़रूरी है। स्टार्टिंग में ही एम्प्लॉय को आप क्लियर कर दो कि ये हमारे ऑर्गेनाइजेशन की एम्प्लॉय है, कि इसको ये ऑर्डर्स देगा, उसको ये ऑर्डर्स देगा, ये बंदे को ये ऑर्डर्स देगा। यानी कि एक पूरी हायरार्की बता दो कि ऑफिस में कौन किसको क्या क्या ऑर्डर्स देंगे और आपको किसकी बात सुननी है। ये अगर एक हायरार्की का मैप रेडी होगा तो कहीं ना कहीं हर एक जितने भी मेंबर्स है ऑर्गेनाइजेशन में सबको क्लियर होगा कि किसकी बात उससे सुननी है। Second U stands for unity of direction. This principle states that there should be one head and one plan. हर एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक ही हेड होना चाहिए और एक ही प्लान होना चाहिए। यानी कि एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर से नहीं कि ये डिपार्टमेंट का अलग प्लान है, ये डिपार्टमेंट का अलग प्लान है, नहीं। कहीं ना कहीं अगर आपका एक ही प्लान होना चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर आपका प्लान है कि हमको सेल्स बढ़ाने हैं, हमको क्या करने हैं, सेल्स बढ़ाने हैं, तो ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन का एक ही प्लान होना चाहिए, सेल्स बढ़ाना है। अब अगर फाइनेंस डिपार्टमेंट है तो फाइनेंस डिपार्टमेंट को कहीं ना कहीं फाइनेंसेस को ऐसे एलोकेट करना है कि इफेक्टिवली यूज़ हो सके। मार्केटिंग टीम को कहीं ना कहीं उस फंड्स को जो फाइनेंस टीम दे रही है उसको इस तरीके से यूटिलाइज करना है कि कहीं ना कहीं वो सेल्स बढ़ा सके। सेल्स टीम को कहीं ना कहीं इतना पुशअप करना है, इतना सेल्स करना है कि ये जो रोल है, ये जो गोल बनाया गया है कंपनी द्वारा, वो कहीं ना कहीं अचीव हो सके। यानी कि हर एक डिपार्टमेंट एक ही प्लान पे अलाइन हो। जब ये चीज़ अचीव हो जाएगी, एक प्लान मिल जाएगा, तो कहीं ना कहीं बहुत जल्दी गोल्स अचीव हो जाते हैं। ईच ग्रुप इन ऑर्गेनाइजेशन शुड हैव द सेम ऑब्जेक्टिव एंड द ग्रुप शुड बी डायरेक्टेड बाय वन मैनेजर यूजिंग सिंगल प्लान। क्या होना चाहिए, सबका ऑब्जेक्टिव सेम होना चाहिए। अंदर के जो सब प्लान्स जो होते हैं छोटे छोटे वो अलग हो सकते हैं। जैसे कि
एक डिपार्टमेंट है वो बोल रहा है कि भाई तुमको वेस्टर्न संभालना है, वेस्टर्न इंडिया, दूसरा है आपको ईस्टर्न इंडिया, आपको नॉर्दर्न इंडिया, आपको साउथ, तो वो चारों का एरिया वाइज प्लान अलग होगा, लेकिन ओवरऑल ऑब्जेक्टिव जो है, ओवरऑल जो ऑब्जेक्टिव्स बनाया गया है जैसे कि इंक्रीज इन सेल्स, वो सेम होना चाहिए। तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें, फॉर एग्जाम्पल क्रिकेट की बात करें, चलो क्रिकेट के अंदर अलग अलग टीम, ठीक है। अब हेड बॉलिंग कोच होता है और हेड बैटिंग कोच होता है, हेड फील्डिंग कोच होता है, 3 अलग डिपार्टमेंट हो गए, बॉलिंग, बैटिंग, फील्डिंग। अब तीनों ही कोच का अपना अलग अलग प्लान होगा कि भाई तुमको बॉलिंग कैसा करना है, तुमको बैटिंग कैसा करना है, तुमको फील्डिंग कैसा करना है, ये सारी चीज़ें डिफाइन होगी, ठीक है। अब यहाँ पे प्लान्स तो अलग है तीनों का कोचेस के, हेड तीनों का अलग अलग है, बॉलिंग का एक ही हेड है, बैटिंग का एक ही हेड है, फील्डिंग का एक ही हेड है। ऑब्जेक्टिव क्या होगी, तीनों के ऑब्जेक्टिव वापस सेम हो गए, वो क्या है, विन, टीम जीतनी चाहिए। ऐसा नहीं बोलेंगे कि भाई तेरे को बॉलिंग करना है तो बॉलिंग देख ले, नहीं, ओवरऑल जीतना है। बैट्समैन, बॉलर, फील्डर तीनों का एफर्ट मिला के लास्ट ऑब्जेक्टिव क्या है, विन दी मैच, विन दी टूर्नामेंट। तो ये हो गया प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, एक ही डायरेक्शन की तरफ आपको पूरी टीम को लेकर जाना है, पूरी ऑर्गेनाइजेशन को लेकर जाना है। अब यूज के 2 यू हो गए, अब बारी है एस की, जो है स्केलर चेन, प्रिंसिपल ऑफ स्केलर चेन। स्केलर चेन मीन्स द हायरार्की ऑफ अथॉरिटी फ्रॉम टॉप लेवल टू लोअर लेवल फॉर द पर्पस ऑफ कम्युनिकेशन। अगर आपको बातचीत करनी है, किसको आपको आपके कम्युनिकेट करना है, आपके थॉट्स को एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, तो एक हायरार्की होती है, उस हायरार्की को आपको फॉलो करना बहुत ज़रूरी है, उसको ही बोलते हैं स्केलर चेन। This helps to ensure the orderly flow of information and communication. Traditionally, organization used to frame larger scalar chain, which is time consuming. अब यानी कि एक स्केलर चेन का आपको एक डायग्राम बता देता हूँ। फॉर एग्जांपल टॉप लेवल है, टॉप लेवल के अंदर उसके बाद मिडिल लेवल तक जाएगा, उसके बाद लोअर लेवल तक जाएगा, ऐसा एक ऑर्डर होता था जिसके अंदर बहुत सारे स्टेप्स होते हैं, जैसे सुपरवाइजर, ये वो सीईओ वगैरह, ऐसा सब बहुत ही छोटा 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 लंबा ब्यूरोक्रेटिक प्रोसीजर था। जैसे कि हम हमारे कंट्री में बात करें तो एक बिल पास करने के लिए सब देखते हैं, या एक जजमेंट पास करने कितना सारे लोग बीच में आ जाते हैं, एक लाइसेंस लेने के लिए कितने सारे लोगों की साइंस की ज़रूरत होती है, कितने सारे अलग अलग, एक बिजनेस खोलने के लिए भी कितने सारे अलग अलग लाइसेंस चाहिए होते हैं। तो ये सारी क्या है, ब्यूरोक्रेसी, यानी कि इसके अंदर बहुत सारे लोगों को अपने को इन्वॉल्व करना पड़ता है। पहले की स्केलर चेन ऐसी होती थी, कोई भी आपको कम्युनिकेशन करना था तो बहुत लंबा प्रोसीजर था, सीईओ दे देता था, फिर उसके बाद नीचे 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 जाता था, साइन करते थे लोग, आगे पास करते, तो लास्ट में इधर लोअर लेवल तक पहुंचने में बहुत टाइम लग जाता था, और फिर लोअर लेवल से वापस ऊपर पहुंचने में उतना ही टाइम लग जाता था। तो कहीं ना कहीं आज ये छोटा हो चुका है, कहीं ना कहीं डायरेक्ट कम्युनिकेशन भी अलाउ हो चुका है। फॉर एग्जाम्पल, अ जनरल मैनेजर इन्फॉर्म्स द डिसीजन टू रिस्पेक्टिव फंक्शनल मैनेजर, ठीक है। जनरल मैनेजर किसको बताएगा, फंक्शनल मैनेजर, फंक्शनल मैनेजर फिर किसको पास करेगा, सुपरवाइजर, सुपरवाइजर फोरमैन को इन्फॉर्म करेगा, और फिर ऐसे ही चलता जाएगा। यानी कि टॉप लेवल से नीचे आ रहा है, जनरल मैनेजर इज टॉप लेवल, उसके बाद फंक्शनल मैनेजर जो है मिडल और टॉप के बीच में, सुपरवाइजर मिडल लेवल, और फिर फोरमैन लोअर लेवल, ऐसे इंफॉर्मेशन ट्रैवल हो रही है। फॉर अवॉइडिंग दिस लॉन्गर चेन एंड टेक स्पीडी डिसीजन, क्रॉस कम्युनिकेशन और डायरेक्ट कम्युनिकेशन इज फॉलोड बाय वेरियस ऑर्गेनाइजेशन विच इज नोन एज गैंग प्लैंक। बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑब्जेक्टिव्स में भी आ सकता है। गैंग प्लैंक मतलब क्या, गैंग प्लैंक यानी कि क्रॉस कम्युनिकेशन या डायरेक्ट कम्युनिकेशन, क्रॉस या डायरेक्ट कम्युनिकेशन। क्रॉस कम्युनिकेशन यानी कि कैसा, ये जो ऑर्डर है इसको फॉलो करने की जरूरत नहीं है, टॉप, मिडल और लोअर, ऐसा कर सकते हैं कि डायरेक्ट लोअर और मिडल बात कर रहे हैं, या डायरेक्ट लोअर और टॉप बात कर रहे हैं, या डायरेक्ट मिडल और टॉप बात कर रहे हैं, क्रॉसली, ऐसा कोई ऑर्डर नहीं, कहीं भी डायरेक्ट कर सकते हैं। और डायरेक्ट कम्युनिकेशन यानी कि क्या, टॉप और लोअर का डायरेक्ट कम्युनिकेशन, टॉप और लोअर का डायरेक्ट कम्युनिकेशन। तो ये हो गया डायरेक्ट। और क्रॉस यानी कि किसी भी 2 टाइप के मैनेजमेंट में डायरेक्ट कम्युनिकेशन, ऐसा कोई ऑर्डर फॉलो नहीं होगा। तो ये हो गया आपका गैंग प्लैंक। फॉर डायरेक्ट कम्युनिकेशन प्रॉपर परमिशंस ऑफ अथॉरिटी इज नेसेसरी, यानी कि उसमें एक प्रॉपर रोड मैप क्लियर होना चाहिए कि किस बेसिस पे और किस टाइप ऑफ डिसीजन के लिए आप डायरेक्ट बात कर सकते हैं। अगर हर चीज़ के लिए आप टॉप लेवल को डिस्टर्ब करने लग गए तो वापस ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स पे प्रॉब्लम आने लगेगी। अब बारी है
ई की, ठीक है, जो है वापस एस सी है, यू 2 बार हो गया, एस 2 बार है, प्रिंसिपल ऑफ सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू ऑर्गेनाइजेशन इंटरेस्ट। अब यहाँ पे बहुत सिंपल पॉइंट है, सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू ऑर्गेनाइजेशन इंटरेस्ट, यानी कि हर एम्प्लॉय सिर्फ अपने बारे में नहीं सोचना चाहिए, कहीं ना कहीं एक ऑर्गेनाइजेशन के बारे में भी फीलिंग होनी चाहिए अंदर, ऑर्गेनाइजेशन के बारे में भी सोच रखनी चाहिए। अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल, द इंटरेस्ट ऑफ एन इंडिविजुअल मस्ट बी गिवन लेस इंपॉर्टेंस दैन द इंटरेस्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। खुद के बारे में आपको कम सोचना है, खुद के बारे में आपको ऑर्गेनाइजेशन से ज़्यादा नहीं सोचना है, सबसे पहले ऑर्गेनाइजेशन फिर आप। While taking decision in the organization, the manager should always consider the interest of whole group rather than the interest of single employee। अगर वो कोई डिसीजन ले रहा है तो उनको ओवरऑल अपने ग्रुप के बारे में सोचना पड़ेगा, एक सिंगल एम्प्लॉय के बारे में आप वो सोच नहीं सकते। क्यों ओवरऑल ग्रुप के बारे में सोचना पड़ेगा? क्योंकि वो ग्रुप ही ऑर्गेनाइजेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। और जैसे ही पॉइंट ने बोला है कि ऑर्गेनाइजेशन के इंटरेस्ट को ऊपर रखो और एक अपने पर्सनल सेल्फ इंटरेस्ट को आपको सेकेंड नंबर पर रखना है। Similarly, the employee should protect the interest of the organization first and his personal interest should be subordinated. For example, in every game, players are always thinking about winning the match as a team rather than their individual records. सही बात, क्रिकेट का बाद में बोल रहा हूँ, यहाँ भी रिलेट कर सकते हैं। हर प्लेयर जब उतर रहा है फील्ड पे, बैटिंग करने उतर रहा है या फिर बॉलिंग करने उतर रहा है, तो क्या सोचेगा कि भाई आज जीतना है, आज हमारा टीम जीतना चाहिए। कभी वो ऐसा सोच रहा है आज मैं हैट्रिक लूंगा, टीम जीते हारे मेरे को फर्क नहीं पड़ता, या आज मैं सेंचुरी बनाऊंगा, टीम जीते हारे मेरे को फर्क नहीं पड़ता। क्यों? अपने अपने रिकॉर्ड के बारे में नहीं सोचेगा, सोचेगा कि कैसे मैं ऐसा खेलूं कि टीम जीते। तो यही है प्रिंसिपल ऑफ सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू ऑर्गेनाइजेशनल इंटरेस्ट। प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी, लास्ट पॉइंट यूज में हमने अब तक 2 यू किया, 2 एस किया और एक सिंगल ई की बारी। इक्विटी मतलब क्या? आपस में इक्वालिटी आपको रखनी है। मैनेजमेंट शुड बी फेयर एज वेल एज फ्रेंडली टू द सबऑर्डिनेट्स। क्या फ्रेंडली होना भी जरूरी है आपको एज अ मैनेजमेंट। while dividing the work, delegating the authorities, deciding the monetary terms, etc., there should not be any discrimination between the employees। जब आप काम बांट रहे हो, जब आप पैसे बांट रहे हो, कोई भी चीज़ का आप डिसीजन ले रहे हो, तो आपको कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना है ऑन द बेसिस ऑफ एम्प्लॉय। जैसे आजकल होता है, बहुत कम हो रहा है लेकिन पहले तो बहुत कॉमन था, जैसे कि वुमेन और मेन में बहुत डिफरेंस हो जाता था। अगर कोई वुमेन काम कर रहा है और मेन काम कर रहा है, सेम काम कर रहा है, रेम्यूनरेशन अलग होती थी, मेन की ज़्यादा वुमेन की कम। लेकिन ये कहीं ना कहीं गैप ब्रिज हो रहा है, कहीं ना कहीं ऐसा हो रहा है कि कभी ना कभी फीमेल्स को थोड़ा ज़्यादा मिल रहा है, मेल्स को कम। ये भी नया ट्रेंड देखने को मिल रहा है, जो कि सही है। अगर काबिलियत है तो उन्हें पैसा ज़्यादा दो, काबिलियत नहीं है तो कम दो, चाहे फिर वो जेंडर से कोई लेना देना होना नहीं चाहिए। काबिलियत मेन चीज़ है जिसके बेसिस पे पैसा होना चाहिए। It also suggested that the remuneration should not depend on the department but at the level on which subordinates are working। अब कभी ऐसा होता है कि कोई डिपार्टमेंट है ना, वो ऑर्गेनाइजेशन के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं रखता है, तो उनकी सैलरी कम होती है। मगर ये पॉइंट बोल रहा है कि आपको डिपार्टमेंट पे इंजस्टिस नहीं करना है कि भाई ये बंदा फाइनेंस में काम कर रहा है या ये मार्केटिंग में काम कर रहा है, इससे कुछ लेना देना नहीं होना चाहिए। बल्कि लेना देना ये होना चाहिए कि वो किस लेवल पे काम कर रहा है। अगर वो एकदम लो लेवल ऑफ मैनेजमेंट पे काम कर रहा है तो सैलरी कम रखो। अगर वो दोनों ही वही डिपार्टमेंट में मिडिल लेवल ऑफ मैनेजमेंट में कर रहे हैं तो सैलरी बढ़ाओ, दोनों की सेम रखनी चाहिए, दोनों की सैलरी सेम होनी चाहिए। यहाँ पे स्किल्स और एक्सपर्टीज ये सारी कांस्टेंट है, यानी अगर हम ऐसा अज्यूम करते हैं कि दोनों बंदे की स्किल्स एक्सपर्टीज दोनों सेम है तो फिर सेम सैलरी उन्हें मिलनी चाहिए। खाली डिपार्टमेंट के ऊपर आप ऐसा नहीं बोल सकते कि ये डिपार्टमेंट का तो सैलरी कम, ये डिपार्टमेंट का तो सैलरी ज़्यादा, ऐसा नहीं। द एम्प्लॉयज़ वर्किंग ऑन द सेम लेवल बट इन डिफरेंट डिपार्टमेंट शुड बी पेड सेम वेजेस। जो एम्प्लॉयज़ है जो सेम लेवल पे काम कर रहे हैं और डिफरेंट डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं, उनको सेम पैसा मिलना चाहिए, जैसा कि हमने अभी डिस्कस किया। दिस इक्विटी विल हेल्प इन अवॉइडिंग कॉन्फ्लिक्ट्स इन द ऑर्गेनाइजेशन। इससे क्या होगा, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आपके जो भी डिस्प्यूट्स होते हैं, जो भी कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, कहीं ना कहीं वे अवॉइड हो जाएंगे, एकदम ही खत्म हो जाएंगे। बिकॉज आप दोनों ही सेम लेवल के बंदे को सेम पैसा दे रहे हो, तो वो बंदा बोलेगा नहीं कि मेरे को कम क्यों मिला, ये बंदा बोलेगा नहीं, या ये बंदे को ईगो नहीं हो कि भाई देख मैं ये डिपार्टमेंट के लिए, इसके लिए मेरे को ज़्यादा पैसा मिला। कहीं ना कहीं इससे डिस्प्यूट्स अवॉइड हो जाएंगे आपके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। अब डियर यूज,
इतना हो गया। अब बारी डिस्को की। किसकी बारी? डिस्को की। डिस्को के अंदर क्या है? डी डिसिप्लिन, जो हमने पहले ही डिस्कस कर दिया है डिसिप्लिन के बारे में। I stands for initiative. I stands for initiative. Initiative refers to volunteering to do the work in an innovative way. अब इनिशिएटिव का क्या मतलब है कि आप खुद से आगे आओ और खुद से आप सोचो कि यही सेम काम एक इनोवेटिव तरीके से कैसे कर सके। फॉर एग्जांपल, अगर हम कोई एक पर्टिकुलर टास्क ले रहे, तो उस टास्क को आप ऐसे सोचो कि भाई ये 3 घंटे में हो रहा है, मैं कैसे कुछ करूँ कि ये 3 घंटे की जगह 2 घंटे 40 मिनट या 2 घंटे 35 मिनट के अंदर ख़त्म हो जाए। तो ये आप वॉलेंटियरली, आपको कोई बोल नहीं रहा है लेकिन आप खुद सोच रहे हो कि यार ये कैसे मैं कर सकूँ, तो इसको आप बोलेंगे इनिशिएटिव। द फ्रीडम टू थिंक एंड वर्क ऑन न्यू आइडियाज एनकरेजेस एम्प्लॉयज टू टेक इनिशिएटिव व्हाइल वर्किंग ऑन अ गिवन टास्क। अगर आप एक फ्रीडम दे देते हो अपने टीम के अंदर कि भाई आप इनोवेशन को यूज़ कीजिए, इनोवेशन को आप बढ़ावा दीजिए, आप नए नए तरीके लाइए, नए नए आइडियाज़ लाए कि कैसे हम ऑर्गेनाइजेशन को आगे लेके जा सके और कैसे हम काम को बहुत अच्छी तरीके से ख़त्म कर सकते हैं, जिसके थ्रू एम्प्लॉयज़ कहीं ना कहीं इनिशिएटिव लेने लगते हैं, नए नए आइडियाज़ आपके सामने प्रेजेंट करने लगते हैं और उससे टास्क बहुत इजीली ख़त्म हो जाता है, बहुत जल्दी और बहुत ही क्रिएटिव मैनर में ख़त्म हो जाता है। दिस इनिशिएटिव शुड बी वेलकम बाय मैनेजर थ्रू डिस्कशन ऑन न्यू आइडियाज़। अब ये मैनेजर को ये इनिशिएटिव लेना ही चाहिए हर एक डिपार्टमेंट में। उनको एक डायरेक्ट कम्युनिकेशन एस्टैब्लिश करना चाहिए कि भाई हाँ तेरे पास आइडिया है तो मेरे को फ़ोन लगा या मेरे को मेल कर, मेरे को तेरा आइडिया बता, मैं सुनने के लिए रेडी बैठा हूँ। ये जब एटीट्यूड रहेगा ना आपके अंदर, तो कहीं ना कहीं वो इनिशिएटिव लेने लगेगा और आपको नए नए आइडियाज़ देने लगेगा और काम बहुत अच्छी तरीके से करने लगेगा। इट ऑल्सो हेल्प्स इन क्रिएटिंग हेल्दी ऑर्गेनाइजेशन कल्चर। और जैसे कि मैंने बोला, जब आप सुनने लगोगे, जब आप ये एटीट्यूड लाओगे, तो आपका जो एम्प्लॉय है वो ऐसा समझेगा कि भाई मेरी बात भी सुनी जा रही है इस ऑर्गेनाइजेशन में, मैं जो बोलता हूँ ना उसका भी वजन है। और ये एक ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर बिल्ड करने में बहुत ज़्यादा मदद करता है, वो भी इन अ हेल्दी मैनर, इन अ पॉजिटिव मैनर। अब डी तो डिसिप्लिन था जो हमने ऑलरेडी कर चुके हैं। आई स्टैंड्स फॉर इनिशिएटिव, एस स्टैंड्स फॉर स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर। At the time of recruitment of employees, the management should assure them about the stability of tenure or job security. आप एक ऑर्गेनाइजेशन में ज्वाइंट हो गए, आपकी पगार बहुत बड़ी है भाई, 1 लाख रुपए पगार, चलो, लेकिन आपको कोई श्योरिटी नहीं है। आपको ऐसा भी बोल सकते हैं कि भाई तुमको 2 महीने बाद भी हम निकाल सकते, हमको काम रहेगा तो तेरे को बुलाएंगे, नहीं तो निकाल देंगे। तो यार तुम डरोगे कि अभी ज्वाइन किया, 2 महीने बाद वापस निकाल देंगे, फिर जॉब ढूंढो और नहीं मिली तो उतने टाइम तक घर बैठो। तो कहीं ना कहीं आपको एक जॉब सिक्योरिटी भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन क्रिएटिंग सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस अमॉन्ग द एम्प्लॉयज़। अगर आप एक जॉब सिक्योरिटी दे देते हो, स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर दे देते हो कि भाई 5 साल तक तो तेरे को नहीं निकालेंगे, 10 साल तक तेरे को नहीं निकालेंगे, तो एम्प्लॉय भी फील करता है कि हाँ मैं ये ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट हूँ, मैं एक ऑर्गेनाइजेशन के साथ में रहता हूँ, ये ऑर्गेनाइजेशन मेरी खुद की तो है, मैं काम कर रहा हूँ तभी तो ऑर्गेनाइजेशन ग्रो कर रही है। ये एक फीलिंग आने लग जाएगी अंदर। इनसिक्योरिटी इन जॉब ऑलवेज अफेक्ट द एफिशिएंसी ऑफ द एम्प्लॉय एडवर्सली, वेयरएज जॉब सिक्योरिटी मिनिमाइजेस एम्प्लॉय टर्नओवर रेशियो। अब इससे क्या हो जाता है, इनसिक्योरिटी अगर रहेगी, आपके पास पता नहीं आपकी जॉब कब जा सकती है, तो आपका एफिशिएंसी, काम करने का तरीका बहुत ही ज़्यादा एडवर्सली इफेक्ट हो जाएगा। और कहीं ना कहीं अगर जॉब सिक्योरिटी दी जाएगी तो एक कंपनी के अंदर एम्प्लॉय टर्नओवर रेशियो बहुत कम हो जाएगा। अब एम्प्लॉय टर्नओवर रेशियो क्या है, जैसे कि समझो जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज़ है उनको निकाल के नए एम्प्लॉयज़ लाना, जो इनइफेक्टिव वापस निकालो नए लाओ, वापस निकालो नए लाओ। तो ये जो निकालो और नए लाओ, ये जो प्रोसेस है इसको बोलते हैं एम्प्लॉय टर्नओवर रेशियो। एम्प्लॉय आया गया, दूसरा नया एम्प्लॉय आया गया, आया गया, आया गया, ये जो प्रोसेस है इसको बोलते हैं एम्प्लॉय टर्नओवर रेशियो। अब सी स्टैंड्स फॉर सेंट्रलाइजेशन। हमने क्या कर लिया, डी किया, आई किया, एस किया। अब सी स्टैंड्स फॉर सेंट्रलाइजेशन। सेंट्रलाइजेशन रिफर्स टू कंसंट्रेशन ऑफ पावर्स एंड अथॉरिटीज, यानी कि एक पर्टिकुलर ग्रुप के हाथ में थोड़ा सा पावर ज़्यादा होना चाहिए। इन सम ऑर्गेनाइजेशन दिस पावर इज वेस्टेड इन फ्यू हैंड्स। किस ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है कि ये जो पावर है ये
बहुत कम लोगों के हाथ में होती है। कुछ ऑर्गेनाइजेशन में होता है कि ये जो पावर है आपस में स्प्लिट कर दी गई है, आपस में बांट दी गई है। दिस सिचुएशन अकर्स इन स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन। अगर आपकी फर्म बहुत छोटू सी फर्म है तो इस फर्म के अंदर आपके पास बहुत कम लोगों के हाथ में पावर होगी। जैसे कि जो बोर्ड सीईओ वगैरह हो गए या चीफ पोजीशन पे जो हो गए, उन्हीं के हाथ में पावर्स होगी। या तो कहीं कभी कभी तो ऐसा होता है खाली 2-3 लोगों के हाथ में ही पावर्स होता है एक छोटे ऑर्गेनाइजेशन में। और वही अगर ऑर्गेनाइजेशन की साइज बहुत बड़ी है तो कहीं ना कहीं डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर्स हम यूज़ कर दे। डिसेंट्रलाइजेशन यानी कि बांट देना। जैसे कि आप देखते हैं बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन में उसमें कैसे बांटे हुए रहते हैं कि सीईओ के पास कुछ पावर होती है, उसके बाद जो नीचे उसके जो मैनेजर्स होते हैं, सॉरी, जो मैनेजर्स होते हैं जैसे कि कंट्री लेवल मैनेजर, स्टेट लेवल मैनेजर, एरिया लेवल मैनेजर, जोनल मैनेजर, सब में आपस में बांट दिया रहता है। इतना डिसेंट्रलाइजेशन होता है कि कहीं ना कहीं हर एक जो उस लाइन में वो फील करता है मेरे पास कुछ पावर्स है। तो छोटी ऑर्गेनाइजेशन तो क्या होगी, बहुत कम लोग के हाथ में पावर। बड़ी ऑर्गेनाइजेशन तो क्या होगी, आपस में बांट दी जाएगी, डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर। अब डी हो गया, आई हो गया, एस हो गया, सी हो गया, लास्ट बचा है ओ जो है प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर। द प्रिंसिपल इज बेस्ड ऑन अ प्लेस फॉर एवरीथिंग एंड एवरीथिंग इन इट्स प्लेस। ये प्रिंसिपल किस पे बेस्ड है, ध्यान से समझना। ये जो लाइन है ना, यही मैजिक है। अ प्लेस फॉर एवरीथिंग यानी हर चीज के लिए जगह, एंड एवरीथिंग इन इट्स प्लेस यानी हर चीज अपने जगह पर। हर चीज के लिए जगह और हर चीज अपने जगह पर। इसका मीनिंग क्या हुआ, ह्यूमन रिसोर्सेज एंड मटेरियल शुड बी इन राइट प्लेस एट राइट टाइम फॉर मैक्सिमम एफिशिएंसी। हर एक मटेरियल, हर एक रिसोर्सेज ऑर्गेनाइजेशन को चाहिए, चाहे वो ह्यूमन रिसोर्स हो या फिर दूसरे टाइप के रिसोर्सेज हो। ये सारे रिसोर्सेज राइट प्लेस पे होने चाहिए एट राइट टाइम, सही जगह पे और सही समय पे होना चाहिए। अगर सही जगह पे और सही समय पे नहीं हो गए तो वो जो एफिशिएंसी मिलने वाली है, जो रिजल्ट मिलने वाला है, जो आउटपुट मिलने वाला है, वो कहीं ना कहीं आपका ऑप्टिमल नहीं होगा, मैक्सिमम नहीं होगा। और इसी वजह से यहाँ बोला जाता है कि सारी चीज़ें एक ऑर्डर में होनी चाहिए। जैसा कि पूरा प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर एक ऑर्डर में होनी चाहिए, सही टाइम पे सही जगह पे होना चाहिए। ह्यूमन रिसोर्स शुड बी प्लेस्ड एट राइट प्लेस ऑन राइट जॉब। ह्यूमन रिसोर्स क्या होना चाहिए, राइट प्लेस पे होना चाहिए, राइट जॉब पे होना चाहिए। द प्रिंसिपल फोकस इज ऑन प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ फिजिकल एंड ह्यूमन रिसोर्स। प्रिंसिपल किस पे फोकस कर रहा है, प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ फिजिकल एंड ह्यूमन रिसोर्स। आपका जो एक यूटिलाइजेशन होना चाहिए, यूसेज होना चाहिए, वो क्या होना चाहिए, एक प्रॉपर होना चाहिए। किसका, फिजिकल और ह्यूमन रिसोर्स दोनों का एकदम। यानी जितने भी रिसोर्सेस आपके लिए अवेलेबल है सबका आपको मैक्सिमम यूज करना है। यानी कि उनको इस तरीके से यूज करना है, रिसोर्सेस को इस तरीके से यूज करना है कि मैक्सिमम आउटपुट आपको मिले। ये सब चीज़ें आप सीख चुके हो पिछले साल एंड यही सारी चीज़ें अप्लाई हो रही है। ये सब यहाँ से ही निकल गया है सारे कॉन्सेप्ट्स ऑन 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। क्या था, डियर यूज डिस्को, डियर यूज डिस्को। एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं, डियर यूज डिस्को। ये पॉइंट है हमारा 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, इसमें कवर हो जाता है। तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाता है खत्म। 14 प्रिंसिपल्स मैनेजमेंट इतने सिंपल थे, क्रिकेट के एग्जांपल लेके हमने क्वेश्चन समझा है। अब एक आध दो बार अगर वीडियो देख लेते हो तो आपको ये बाई हार्ट हो जाएंगे, मेरी गारंटी है। तो वीडियो को पूरा देखने के लिए थैंक यू एवरीवन। वीडियो को लाइक कर दीजिए अगर आपको कंटेंट पसंद आ रहा है, शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ, बताइए उनको कि क्रिकेट के एग्जाम्पल से भी कैसे हम ये पूरे आंसर को सीख सकते हैं विद द शॉर्ट कोड डियर यूज डिस्को। एंड कमेंट सेक्शन पे आप कमेंट कीजिए आपका फेवरेट प्रिंसिपल कौन सा था, एंड आपके एग्जाम्पल के साथ दे दीजिए, रियल लाइफ एग्जाम्पल के साथ, कि कहाँ आप ये यूज़ कर रहे हैं। एंड अगर आपको कोई भी डाउट आ रहा है या आप मुझसे कनेक्ट होना चाहते हैं, जानना चाहते हैं थोड़ा और मेरे बारे में, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। ये रही मेरी इंस्टाग्राम आईडी शुभम शाह 1234। एंड कमेंट सेक्शन में मैं ऑलवेज अवेलेबल रहूँगा। कोई भी डाउट, कोई भी चीज़ आप ये दोनों ही प्लेटफॉर्म पे, कमेंट सेक्शन और इंस्टाग्राम, मुझे पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए। मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय।